Okay, we'll start now. Yesterday we have started this chapter number 8, electromagnetic waves, EM waves we call it. It is nothing but a combination of electrical and magnetic fields, oscillating electrical and magnetic fields. One is oscillating in vertical plane, other is oscillating in horizontal plane, and both are moving perpendicular to their oscillation. All three are perpendicular. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन जब इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का इधर है और वेलोसिटी इधर है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन नीचे होगा, मैग्नेटिक फील्ड का उधर हो जाएगा, तब वेलोसिटी इधर ही रहेगी. V or C. What is the direction of? How do we get the direction of the propagation of wave? कैसे सीखा था हमने? किस तरफ जाती है वेव? Along E क्रॉस B की तरफ जाती है. किस तरफ जाती है? E क्रॉस B की तरफ. क्रॉस प्रोडक्ट से निकलते. E ऊपर है, B इस समय इधर है, तो राइट हैंड रूल लगाओ, फिंगर्स को ऊपर करो, पाम को इस तरफ फेस होगी तो थंब इधर आएगा. तो इट विल बी गोइंग along the direction of E cross B. ठीक है. ये देखा था, प्रॉपर्टी देखी थी इसकी, कौन सी न्यूमेरिकल्स में कौन सी प्रॉपर्टी काम आती है? अरे ये ट्रांसवर्स है, एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती है, डोंट नीड द मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, है ना. और इनका जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, इट विल गिव यू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. वैक्यूम में है तो C मिलेगा पूरा, वैक्यूम में जा रही है तो 3 × 10⁸ मिलेगा रेशियो हमेशा E/B का, चाहे वो पीक वैल्यू ली, चाहे कोई दूसरी वैल्यू ली, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ली. C is also given by speed of light is also given by 1/√of μ0 into ε0. और दूसरे मीडियम में है तो म्यू इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा. नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट मीन्स वैक्यूम के लिए, दूसरे मीडियम के लिए म्यू इंटू एप्सिलॉन. ठीक है. और हमने मोमेंटम भी देखा था, अगर हमें एनर्जी पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको C से डिवाइड कर दो तो मोमेंटम मिल जाता है. मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करने से क्या मिलता है? फोर्स मिलता है. कितना फोर्स लगाएंगे ना, P/T कर लिया तो फोर्स मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. और फोर्स को जब एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर मिल जाएगा, रेडिएशन प्रेशर मिल जाता है. तो इस तरह से हमें प्रीवियस फार्मूले से निकालने पड़ते हैं ये सब. ठीक है. प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी, एटलीस्ट 4 ऑफ देम. और ये न्यूमेरिकल भी किया था हम लोगों ने. C is equal to E/B से सॉल्व एग्जांपल है 8.2, विच इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट से. E क्रॉस B से डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर रहेंगी. वन विल बी अलोंग द x एक्सिस, अदर विल बी अलोंग द y एक्सिस, थर्ड वन विल बी अलोंग द z एक्सिस. दो एक्सिस तो डिसाइड हो जाते हैं ना, थर्ड वाला निकालना पड़ता है. जैसे इसमें x एक्सिस था, एक का वाइब्रेशन y एक्सिस की तरफ है, तो अपना आंसर z एक्सिस होगा. बस वही है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो राइट हैंड रूल से निकालना पड़ता है. ऐसे इसमें भी ये क्वेश्चन जो दिया था तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन पर्टिकुलर मोमेंट पे ऊपर है और वेव इस तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन उस समय किधर होगा? इधर या इधर? थर्ड कोऑर्डिनेट्स कौन सा, थर्ड एक्सिस कौन सा बचा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. हाँ, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स. तो E क्रॉस B से पॉजिटिव एक्स आएगा, इधर आएगा. E क्रॉस B जब करेंगे ना तो C इस तरफ थंब आएगा अपना. तो आंसर विल बी along पॉजिटिव एक्स एक्सिस उस मोमेंट पे. थोड़ी देर के बाद वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, ये नीचे जाएगा
और ये इधर से इधर चला जाता है, तभी भी ई क्रॉस बी इस तरफ ही आएगा। जैसे इसमें भी देखो ना, अभी वाइब्रेशन इसके ऊपर है, इसका इस तरफ है, नेक्स्ट मोमेंट पे इसके वाइब्रेशन नीचे आएंगे तो इसका उधर। तो ई क्रॉस बी हमेशा वेलोसिटी जो है ई क्रॉस बी की तरफ रहती है। ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू हैव टू डू इट। ऑलराइट, उसके बाद के जो मैंने बताया था बाकी ये वाले मैंने बोला 11th का बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो जनरली नहीं पूछते ये, फिर भी एटलीस्ट 11th का वेव्स का चैप्टर रिवाइज करके कर सकते हैं। मैंने हिंट तो दी थी पूरी कि ये क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर which is coefficient of x which is equal to 2 pi by lambda। t का कोएफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा which is 2 pi f। इससे फ्रीक्वेंसी मिल जाती, इससे तुम्हारा ये k x यहाँ पे k होता है, ये t का कोएफिशिएंट ओमेगा होता है ना। कंपेयर करके हमें लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी मिल जाती है उसमें ना, बट इसमें प्रीवियस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर जनरली दे अवॉइड इट। स्पेक्ट्रम मैंने बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव की, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की, फिर विजिबल लाइट की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर एक्सरेज की, और फिर गामा की। ऊपर जाने से वेवलेंथ घटता है, वेवलेंथ डिक्रीजेस, लैम्डा डिक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस स्पेक्ट्रम में। कॉमन सेंस से भी आइडिया लगा सकते हैं, एक्स रेज एंड गामा रेज, दे आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। रेडियो वेव्स हार्मफुल नहीं होती, वी आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय रेडियो वेव्स, है ना, हमारे चारों तरफ रेडियो वेव्स है, सेल फोन से रेडियो वेव्स आती हैं, है ना, और टीवी ट्रांसमिशन, देन योर व्हाट इज कॉल्ड रेडियो ट्रांसमिशन, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो विजिबल की है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिमेन इन द विजिबल, तो दे आर नॉट दैट हार्मफुल। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, जैसे बोलते हैं कि अभी रिसर्च थी ना, द सेल फोन्स आर डेंजरस एंड देयर कैन बी व्हाट इज कॉल्ड कैंसर इन द ईयर्स, है ना, इन द नेक, बट अभी प्रूवन नहीं है, बट हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं दिस फ्रीक्वेंसी इज मच लेसर देन द विजिबल फ्रीक्वेंसी इन विच वी आर कंप्लीट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर्क, है ना, ये फ्रीक्वेंसी दे आर नॉट हार्मफुल, है ना, बट अल्ट्रावायलेट एंड ऑल दे आर हार्मफुल, है ना, बॉडी की स्किन के लिए हार्मफुल रहते हैं। सन से मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज आर प्रिवेंटेड बाय द आवर एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर वगैरह प्रिवेंट कर लेते हैं, बट फिर भी कुछ पहुंच जाती है, टैनिंग, स्किन टैनिंग वगैरह होती है ना, तो यूवी दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर बट नॉट दैट मच। एक्सरेज जो है दे आर फर्दर हायर फ्रीक्वेंसीज, है ना, दे आर डेंजरस, अगर दे आर कंटिन्यूअस एक्सपोज हो रहे, बॉडी सेल्स विल बी किल्ड, देयरफॉर वी यूज इट फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट आल्सो, गामा रेज को भी। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसमें भी मैंने मार्क किया, सेम सीक्वेंस है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। तो इसमें वी हैव टू अरेंज विच सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस में अरेंज करना था हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मोमेंट वी से इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लीस्ट वन शुड बी फर्स्ट, सबसे कम वाली सबसे पहले कौन सी लिखे, पहले गामा रेस, सबसे लीस्ट वाली UV rays, infrared rays, and then radio waves. UV rays, then कौन सी, इंफ्रारेड, IR, then रेडियो। रेडियो वेव्स की जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, लीस्ट वन फर्स्ट, लीस्ट को सबसे पहले लिख लो, जब मोमेंट भी से इंक्रीजिंग ऑर्डर,
राइट लीस्ट वन फर्स्ट। फ्रीक्वेंसी के लिए पूछा होता इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तब हम लोग रेडियो वेव लीस्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव किए, पहले ये लिखते इधर, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, ये लास्ट में लिखते। So sometimes you are required to write this sequence. You have to remember this sequence. Clear? Yes. तो ये जो सीक्वेंस पूछी है वही लिखना है अपने को। और एप्लीकेशंस में हमने देखा था रेडियो वेव रेडियो में यूज होती, टीवी सेल फोन्स में, माइक्रोवेव रडार में, माइक्रोवेव ओवन में, सैटेलाइट्स में, स्पीड गन एंड फॉलो योर बुक, टेक्स्ट बुक भी थोड़ा सा फॉलो करो। इंफ्रारेड आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स यूज्ड इन रिमोट फिजियोथेरेपी में हम यूज करते हैं, मेडिकल साइंस में, टू लुक थ्रू द फॉग्स एंड हेजेस, है ना। फॉग होता है तो रेडियो अपना इंफ्रारेड रेज जो है उसको पेनिट्रेट करके यू कैन सी थ्रू देम, एंड दे प्ले द रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, उनमें रोल रहता है इंफ्रारेड का। ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़े मिसकंसेप्शंस हैं। यहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका मतलब क्या है, थ्रू आउट द डे sun rays are reaching to the earth and earth is heated up and it will emit the infrared rays. These infrared rays goes up, ये atmosphere अपना, infrared rays goes up and atmosphere will send it back. ये अपना जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, है ना, वो इसको वापस भेज देती इंफ्रारेड। Therefore, during night time or after the sunset, earth remains warm. Earth remains warm or hot. It doesn't cool down as it happens at the moon. Moon par there is no atmosphere. After the 2 hours of the sunset, there is the minus 40-degree temperature, minus 50-degree temperature, like that after the sunset. Same thing would have happened in Nagpur also, in our city also, if greenhouse effect was not there, means infrared rays were not sent back to the earth. Nagpur maybe after the sunset, freezing, all the lakes would have been freezed within 2 hours, and next day morning after sunset again they will just defreeze. It is not happening because it is infrared rays plays important role. Every hot body will emit the infrared rays. Similarly, earth also, the earth, it will emit the, after whole day it is getting heated up, evening may means it continuously emit the radiation also, but that radiation is sent back to the earth, ऊपर जाता है स्काई में, वापस आ जाता है। तो we are safe after sunset. There is the temperature control, ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। अदरवाइज डे टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस और नाइट में -50 डिग्री सेल्सियस, और डे में इवन मोर। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है तो डे में इवन मोर देन 50, तो लाइफ वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो दिस infrared is now visible, just it helps us in seeing the objects. अल्ट्रावायलेट का क्या रोल है, अल्ट्रावायलेट के भी कभी कभी एप्लीकेशंस दे देते हैं, you have to identify. Ultraviolet rays are used to kill the germs and bacteria in water, UV filters वगैरह वाटर फिल्टर्स में यूज करते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बिकॉज इट किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया, एंड टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने में काम आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूज्ड इन लेजिक लेजर आल्सो फॉर आई सर्जरी जो होती है ना, इन दैट आल्सो
UV rays are used to sterilize the surgical instrument, packaging industry, kills germs and bacteria. Many uses ultraviolet. You have to remember this. In reverse order also, users will be given. You have to identify the users will be given. You have to identify the type of EM waves and arrange them in the particular sequence. Next one is the X-rays. X-rays are there used for the treatment of certain form of the cancers. I told you to for the crack detection. X-ray machines हैं bones वगैरह में क्रैक है या ट्यूमर्स के लिए भी मेडिकल साइंस में यूज करते हैं. We use in the medical science है ना. Not only for the bones crack के लिए, बाकी भी ट्यूमर्स वगैरह में भी होते हैं. एंड मेटल्स में भी क्रैक डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरे. गामा रेज सर दैट मींस जो एक्सरेज है वही पास की जाती होंगी जब बहुत बड़े बड़े जो मेटल के मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं और उसमें ब्लॉक्स लगते हैं मेटल्स के. कि कोई होल या कुछ तो नहीं है उसमें इसलिए. क्रैक में वहां पे डेंसिटी कम हो जाती है. जैसे बोन्स है, सपोज ये अपनी बोन फ्रैक्चर हो गई है ना, तो एक्सरेज जो है यहाँ पर डेंसिटी कम है, क्रॉस हो जाएंगी. यहाँ पे नहीं क्रॉस हो रही है, यहाँ पे गैप दिख जाता अपनी बोन्स में है ना. ऐसा रहता है बोन्स में कहीं क्रैक है, हेयरलाइन क्रैक भी, वहां से एक्सरेज क्रॉस हो जाती है, डेंसिटी इज लेस. तो दैट्स हाउ वी कैन सी दैट एक्सरे. तुमने देखा होगा तो वहां पे दिखता है जहां पे फ्लैश है वहां पे दैट पिक्चर इज डिफरेंट. जहां पे बोन्स है वहां पे अलग डार्कनेस रहती है ना. तो ऐसे इसमें भी मेटल में भी होल्स वगैरह है या कुछ है. पर्टिकुलरली ये एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में ना, एरोप्लेन के बीच में कहीं विंग्स में क्रैक तो नहीं आया. अदर वेज आर आल्सो देयर, अल्ट्रासोनिक वगैरह से भी करते हैं. अदर मेथड्स आर आल्सो देयर टू फाइंड आउट द क्रैक्स in the aeroplane's body. And gamma rays they are produced in the nuclear reactions. Radioactive elements से gamma rays मिलती. Gamma rays are dangerous for the body, है ना. High frequency and high energy. More frequency means more energy of photons. More risky for the body cells. Got it? ये टेबल में भी पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, अभी nowadays they have started asking. प्रोडक्शन पार्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस, या समटाइम्स वेवलेंथ की रेंज भी पूछते हैं. तो रेडियो की इट इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर से बड़ी वेवलेंथ होती है उनकी. प्रोडक्शन, रैपिड एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एरियाज, एंटीना वगैरह में. डिटेक्शन वगैरह भी देख लेना, इसको थोड़ा सा लर्न करने वाला पार्ट है ना. माइक्रोवेव की रेंज दी है, दे आर यूज्ड इन मैग्नेट्रॉन वॉल, बाय द मैग्नेट्रॉन वॉल है ना, या फिर क्लिस्ट्रॉन वॉल वगैरह, ये सब ऐसे लर्न करने पड़ेंगे ना. इंफ्रारेड की रेंज दे दी है ना. वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स से प्रोड्यूस होते हैं. डिटेक्शन कैसे करते हैं, थर्मोपाइल्स वगैरह होते हैं, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है सब. लाइट की रेंज का आइडिया होना चाहिए. यू शुड हैव द आइडिया ऑफ हाउ मच द विजिबल लाइट की रेंज. रफली 7 से थोड़ी ज्यादा होती है, 700 से 400 नैनोमीटर टू 700. 400 किसकी होगी, वॉयलेट की, और ये रेड की होगी. बड़ी वेवलेंथ रेड की होती, वॉयलेट की छोटी होती. मोर एनर्जी होती वॉयलेट में. अल्ट्रा वायलेट है मोर एनर्जी, लेस वेवलेंथ, मोर फ्रीक्वेंसी, लेस वेवलेंथ है ना. तो लाइट की रफली आइडिया होना चाहिए कितने नैनोमीटर में. अल्ट्रावायलेट की उससे भी कम वेवलेंथ, 400 से कम है, नैनोमीटर में चले गए. देन एक्सरेज, कभी कभी एक्सरेज की पूछ लेते हो. व्हाट इज एक्सरेज? 1 नैनोमीटर से लेकर
10⁻³ नैनोमीटर एक्सरे ट्यूब में प्रोड्यूस होती है। गामा रेस की और कम है ना। गामा रेस का मैंने बोला रेडियो एक्टिव मटेरियल से प्रोड्यूस होती है। इसके लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल ही लाना पड़ेगा, बाकी के लिए प्रॉब्लम नहीं है ये प्रोड्यूस करने के लिए, बट यू हैव टू हैव द रेडियो एक्टिव एलिमेंट which is not allowed for the common man. सर Yes. जो गामा रेस के इसमें डायरेक्शन दिया है तो वो डू दिया है, इन द सेंस उसका मतलब क्या है? डिटेक्शन रेडियो एक्टिव का करते हैं। डू का मतलब ये है कि इसको छोड़ दो, ठीक है। बाय द वे यू हैव केमिस्ट्री में कुछ है ऐसा, हाउ डू यू डिटेक्शन के लिए इसमें वो ये तो बाकी तो डिटेक्ट हो जाते हैं फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह से ना, एक्सरेज भी हो जाती है। इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे? इसका डिटेक्शन हो नहीं पाता है, नहीं पता। मैरी क्यूरी शी वाज द पॉइंट and her handwritten notes are also at this moment also in 2020 also, if somebody reads her handwritten note, he is also likely to die due to the radioactivity. तो इसीलिए उसके जो handwritten notes हैं they are still unsafe to study still, तो they are kept in the lead boxes, lead के बॉक्स के अंदर रख दिया, lead को penetrate नहीं कर पाते वो। तो डिटेक्शन के लिए you cannot take the risk to detect, है ना, तो leave it, do means leave it, okay, don't do it, प्लीज do पार्ट do it, ओके सर। do means don't do it, don't go for that, है ना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ये टेबल में some of the questions have been asked in previous years, like wavelength of X-rays कितनी होती है और how they are produced, ये वाला। इसमें से कौन से क्वेश्चन आए थे? ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस, हाउ दे आर प्रोड्यूस, मैग्नेट्रॉन वॉल, ये 2-3 क्वेश्चन कुछ आ चुके हैं इसमें, ठीक है। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? देखो हम लोगों ने एसी पढ़ा था ना, आई टोल्ड यू एसी, जब हम लोग ईएम बेस पढ़ेंगे देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। जैसे हमने एसी पढ़ा, दिस इज एसी सोर्स, ये कैपेसिटर है, दिस इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर बीच में एयर गैप होता है ना, यहाँ तक तो करंट ठीक है, आरएमएस करंट है, जो भी करंट है यहाँ पे सपोज आई आरएमएस करंट। तो गैप में कौन सा करंट होता है? गैप में तो करंट जंप ही नहीं कर सकता है ना, एयर गैप है। तो वहां पर मैक्सवेल वाज द साइंटिस्ट हु गेव द concept of displacement current in the gap, and hence Ampere circular law was modified. Ampere circular law में drawback थी वो। Maxwell, he was the pioneer in this field, electromagnetic wave. He gave the concept of gap में जो current होता है displacement current होता है, that is due to the changing electric flux. इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो चेंज होती है, उससे फ्लक्स चेंज होता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द गैप ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एसी। दैट इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, when capacitor is charged, then due to changing electric flux between the two plates of capacitor, current is induced in the gap called displacement current. They just induce in the gap itself, even if vacuum is there, and vacuum may be produced hota hai. Like electromagnetic waves can travel in the vacuum, similarly displacement current can travel in the vacuum.
ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो इसको जस्ट ब्रीफ डेरिवेशन, डेरिवेशन में नॉट बी आस्क्ड दिस टाइम, इस बार इसमें डेरिवेशन आई थिंक दे आर रिमूव्ड, बट इट इज वेरी ब्रीफ टॉपिक, आई विल कवर इट, है ना, विल नॉट लीव इट। देखो ऑलरेडी वी नो ऑल द फार्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया फ्लक्स, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक, ई डॉट ds, ds की जगह ये लिख रहे हैं हम लोग, राइट। तो E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐड हो जाती दोनों प्लेट की एक ही डायरेक्शन में, सिग्मा इज क्यू बाई ए विल गो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, तो यहाँ से क्यू मिल गया, इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, क्यू के लिए इसको सॉल्व किया, अभी डिफरेंशिएट कर देंगे, I is equal to dq by dt, this I is nothing but a displacement current, Q की वैल्यू पुट कर दी, ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है उसको आगे कर लिया, और इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तब डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो दिस इज व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कुड यू गेट इट? क्वेश्चन may not be asked this time, but I don't know, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सीईटी वगैरह के कोर्स में है, और जेई या नीट में भी हो सकता है कोर्स में, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसका अगर मैं इफ आई गिव यू द एफ का फंक्शन दे, सॉरी फ्लक्स का फंक्शन दे दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आईडी करंट डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो जस्ट सी हियर, if electric flux is given by this relation, find displacement current. We can just differentiate and get displacement current is epsilon naught d phi by dt, so epsilon naught dy dt of phi की वैल्यू पुट कर दी, t स्क्वायर अपॉन epsilon naught, epsilon naught कॉमन लेके आगे कर लो, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, epsilon naught गेट कैंसिल, और कितने टाइम पे निकल रहा है, t is equal to 2, t is equal to 2, at t is equal to 2, displacement current will be 2 into 2, that is 4 ampere. It can be useful for JEE and NEET. Clear? So this topic is over. For 2 minutes. Yes. All right. तो आगे इसमें के टॉपिक्स इस चैप्टर के कैंसिल हो गए हैं। नहीं, जस्ट वेट, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट ही डाउटफुल है, बाकी सब है, आगे के टॉपिक है ही नहीं, न्यूमेरिकल्स है बस। ओके सर, ओके, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, आई थिंक बोर्ड एग्जामिनेशन है समवेयर, तो नथिंग वाज गिवन, ये सब कुछ भी नहीं दिया था, so that we can find out displacement current, but displacement current पूछा था। एक्चुअल में जितना आरएमएस करंट होगा उतना ही डिस्प्लेस, बिकॉज सीरीज में सिस्टम पूरा, जो भी whatever current will be flowing here, same will be there, it cannot be unequal। तो आईआरएमएस निकालने के लिए सब दिया था, जेड वगैरह दिया था, है ना, और इसका वोल्टेज दिया था। आईआरएमएस क्या होता है, वी आरएमएस अपॉन जेड, रूट में RMS voltage upon impedance,
है ना। तो हाँ। आरएमएस निकाल लो और उसको बाद आईडी उसको इक्वेट कर देना। और इसको याद रखने का और आसान तरीका बता दूं, गॉसेस लॉ याद है? गॉसेस लॉ पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो बचा है यहाँ पे, देखो व्हाट इज लेफ्ट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही तो रिलेशन आ गया गॉसेस लॉ वाला, उसी क्यू को डिफरेंशिएट करना है टू गेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। ऑलराइट, ओके, so this is may not be asked this year. I will again cross check it. I think it displacement current they are removed from this chapter, board examination point of view से। देखो बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आई एम टीचिंग ये जो सब पॉइंट्स है ना, न्यूमेरिकल्स उन्होंने डायरेक्ट दे दिए हैं, बट यू विल आस्क सर ये फार्मूले कहाँ से आए, ये फार्मूले से कहाँ से आए। देखो नेक्स्ट चैप्टर में भी ये फार्मूले लग सकते हैं अपने को। सर ये लिखना है नोटबुक में या नहीं? लिखना है, न्यूमेरिकल्स है ना अपने उसमें, कभी कभी आ गया। फोर्स ड्यू टू ईएम वेव और रेडिएशन, तो वी नो, हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह सी लिख लेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू पी बाई सी। पी इज व्हाट, पावर। अगर ईएम वेव की पावर दी है और उसको अगर हम स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें ईएम वेव का फोर्स मिल जाता है ना, फॉर कंप्लीटली अब्जॉर्बिंग सरफेस। और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में डबल करना पड़ता है, वी हैव टू डबल इट, क्योंकि डबल चेंज ऑफ मोमेंटम डबल हो जाता है तो फोर्स भी डबल होता है ना। सपोज मैं तुमको बोलूं कि ये एक मिरर है, यहाँ पे तुमने लेजर लाइट ले लो या लेजर टॉर्च ले लो, उस लाइट से मिरर को बैलेंस कर सकते हैं। यस, इसका वेट कितना है mg, रिफ्लेक्टिंग मिरर है, mg को f which should be equal to 2p by c, पावर ऑफ द सोर्स हमें पता लग जाए तो हम कितने वेट को बैलेंस कर सकते हैं, मिरर के कितने वेट को बैलेंस कर सकते हैं। यस, इस फार्मूले से इसको mg से इक्वेट करके निकाल सकते हैं। बट बहुत लार्ज पावर लगती है, लेजर में काफी पावर होती, बट फिर भी लेजर लाइट भी है, it is difficult to balance even a small weight. तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग के लिए डबल कर देना उसको, है ना, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग से मोमेंटम डबल हो जाता है। ऑलराइट, ये फार्मूले काम आ सकते हैं। इंटेंसिटी की डेफिनेशन में अगले चैप्टर में भी लगेगी, वेव्स में भी, ऑप्टिक्स में भी लगने वाली है। इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स ऑफ वेव्स, एनर्जी ऑफ इट इसकी डेफिनेशन में लिखा रहा हूं, एनर्जी ऑफ लाइट। ओके, यहां से देखो, सपोज ये सरफेस है, इसमें कितनी लाइट परपेंडिकुलर पड़ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट्स व्हाट इज द डेफिनेशन। एनर्जी ऑफ लाइट और वेव फॉलिंग ऑन द सरफेस नॉर्मली पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। साउंड वेव के लिए भी हो सकती है, लाइट के लिए भी हो सकती है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला इंटेंसिटी का, एनर्जी अपॉन टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी का सिंबल यू है इस चैप्टर में। एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर अपॉन एरिया को भी हम इंटेंसिटी बोल सकते हैं, यूनिट जो है वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है।